शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, आप सभी लोग तैयार होंगे आज की वीडियो के लिए। और पीछे की जो दोनों वीडियो आपके पास नंबर सिस्टम की पहुँची है उसको आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा और उसका नोट्स भी बना लिया होगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें भी सबको समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने किस प्रकार से सबसे पहले नंबर्स के बारे में जाना, फिर नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया, फिर उसका हम लोगों ने एक डायग्राम देखा। उस डायग्राम में हम लोगों ने सबसे पहले रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले रेशनल नंबर देखा, वहाँ पे इरेशनल नंबर आया। और रेशनल नंबर के अंतर्गत हम लोग दो पार्ट किए थे। पहला कौन सा किए थे? रेशनल नंबर के अंतर्गत पहला इंटीजर किए थे, तो हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ चुके, पॉजिटिव, निगेटिव और जो न्यूट्रल होता है। और दूसरा पार्ट जो था रेशनल नंबर का वह डेसिमल था, मतलब दशमलव था। तो हम लोग डेसिमल के बारे में भी देख लिए और डेसिमल के जो दोनों पहले पार्ट होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में, और फिर उसके बाद जो नॉन टर्मिनेटिंग था उसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में हम लोग सारी बातों की डेफिनेशन सहित और विथ उसके रिप्रेजेंटेशन सहित और जितने भी उसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर ली थी। हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं इरेशनल नंबर के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं हमारे सभी छोटे छोटे भाई बहन आज की वीडियो के लिए तैयार होंगे। सभी लोग अपना नोट्स निकाल लें और हेडिंग कर लें इरेशनल नंबर, हम वहाँ से अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सब लोग हेडिंग कर लेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, हम लोग इसको इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। लल्ला, इरेशनल नंबर की अगर बात किया जाए और हम लोग इरेशनल नंबर की डेफिनीशन की बात करें तो हम सबसे पहले आपको डेफिनीशन नंबर 1 दे रहे हैं। हम लोग इरेशनल नंबर की दो डेफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले डेफिनीशन पे बात करते हैं। अगर साधारण शब्दों में बात किया जाए, कोई आपसे पूछेगा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, नहीं व्यक्त किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहते हैं। तो साधारण शब्दों में अगर लल्ला आपसे कोई पूछेगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कोई भी ऐसी संख्या जो गणित में P/Q के रूप में यानी अंश बटे हर के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती, तो हम लोग उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती का मतलब क्या है कि हम लोग उसको अगर नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड कर रहे हैं, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो दशमलव प्रसार रहेगा वह हमें अशांत अनावर्ती प्राप्त होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग प्राप्त होगा। इसीलिए वहाँ पे हमें अंश और हर में इंटीजर मिलना चाहिए था। एक्चुअली इस कंडीशन में ना अंश और हर में क्या नहीं मिलेगा, हम लोगों को इंटीजर नहीं प्राप्त हो पाएगा क्योंकि वह टर्मिनेट ही नहीं होगा और रिपीट भी कुछ नहीं करेगा, तो हमें डेसिमल में वैल्यू प्राप्त होगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया होता है कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए P/Q में व्यक्त किया जाना आवश्यक है और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। तो पहली डेफिनेशन सामान्य सी है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस बात की क्लेरिफिकेशन के लिए हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पर यानी दशमलव प्रसार के आधार पर डेफिनीशन नंबर 2 लेते हैं और डेफिनीशन नंबर 2 जो होती है वह इरेशनल नंबर की वास्तविक डेफिनीशन को क्रिएट करती है और उससे हम लोग ज़्यादा स्पष्टीकरण के साथ समझ पाते हैं कि यह अपरिमेय संख्या क्या होती है। हम लोग ये जो डेफिनीशन लेते हैं वह किसके आधार पर लिखते हैं, दशमलव प्रसार के आधार पर। सब लोग कॉपी में ध्यान से ये बात लिखेंगे, दशमलव प्रसार के आधार पर, अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग दशमलव के आधार पे बात करते हैं। डेफिनीशन क्या होगी, यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई है, यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई है,
यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई है या व्यक्त की गई हो, यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई हो या व्यक्त की गई हो कि उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में प्राप्त हो तब हम उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो लल्ला डेसिमल एक्सपेंशन के आधार पे यानी दशमलव प्रसार के आधार पे अगर हम लोग अपरिमेय संख्या की प्रकृति यानी उसके नेचर को जानना चाहें तो नियम ये कहता है कि डेफिनेशन ये कहती है कि यदि कोई संख्या इस प्रकार लिखी गई है या व्यक्त की गई है कि यदि उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती प्राप्त हो। अशांत होने का मतलब है वो जो संख्या लिखी गई है वह कभी भी विभाजित नहीं होती है, और अनावर्ती होने का मतलब होता है वो जो संख्या लिखी गई है उसमें किसी अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्त की गई संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से यानी इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और आपको ये बात क्लियरली समझनी होगी कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा क्योंकि वह डेसिमल के पदों में प्राप्त होगा, दशमलव के रूप में प्राप्त होगा, इसीलिए उसको कभी भी p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में लिखने का मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना, इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए p और q इंटीजर होना चाहिए, और एक्चुअली यहाँ पे इंटीजर बनता ही नहीं है, यहाँ पे डेसिमल में बात हो रही होती है। तो एनी नंबर्स विच हैव द डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। आई थिंक सब लोग अच्छे से समझ गए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या होने के लिए उसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, अशांत अनावर्ती। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा और विस्तृत चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हम आपको बताए जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में अशांत कहते हैं, नॉन रिपीटिंग को अनावर्त यानी अनावर्ती कहते हैं। अशांत होने का मतलब जो पूर्णतया विभाजित न हो, और अनावर्ती होने का मतलब जिसमें पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति किसकी नहीं होगी, या तो किसी एक अंक की या एक से अधिक अंक की अर्थात अंक समूह की। तो जब कोई नंबर इस प्रकार लिखा गया लल्ला रहे वह अशांत अनावर्ती दोनों एक साथ हो, यानी न तो वह पूरी तरह से विभाजित हो रहा और न ही उसमें किसी अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार से जिस नंबर की प्राप्ति हमें होती है उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे सभी छोटे भाई बहन सारी बातों को अच्छे से समझ गए। चलो थम्स अप कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा हाँ सर जी हम लोग पूरा समझ गए। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें लल्ला। अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे हम लोग करड़ी में 2 देख रहे हैं, हम लोग करड़ी में 3 देख रहे हैं, हम लोग करड़ी में 4 देख रहे हैं। हम लोग इन तीनों नंबर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर हम लोग करड़ी में 4 की बात करें तो आप कहोगे सर ये करड़ी में 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है। करड़ी में 4 का जो वर्गमूल होता है वह क्या होता है, 2 होता है। तो 2 जो है 2 को हम लोग 2/1 तो लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये p/q के टर्म में हो गया, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में चला गया। किसकी कैटेगरी में चला गया, रेशनल नंबर की। लेकिन यहाँ पे करड़ी में 2 और करड़ी में 3 लिखा गया है। अब अगर हम लोग करड़ी में 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम जानते हैं कि करड़ी में 2 यानी 2 जो होता है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग इसका इंटीजर में जो है वह रूट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मूल्य यानी इसका जो मान है उसका हम पूर्णांक के रूप में वैल्यू ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब करड़ी में 2 का मान निकालते हैं, मतलब करड़ी में 2 की वैल्यू ग्रहण करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 1.4146
टू 1.4142 डॉट डॉट। तो ये करड़ी में 2 की हमें वैल्यू प्राप्त होती है 1.4142 डॉट डॉट। और इसी प्रकार अगर हम लोग करड़ी में 3 की वैल्यू प्राप्त करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1.7320508 ऐसे डॉट डॉट। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में जो हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स की ये विशेषता है कि ये डॉट डॉट आगे तक जा रहे हैं, इसका मतलब कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, मतलब इनका कभी अंत नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़, इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही या किसी अंक समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार से अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब इनका जो दशमलव प्रसार है, वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती प्राप्त हो रहा है। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कर्डिगत संख्याएं जो हैं वह अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रही हैं, अपरिमेय संख्या को व्यक्त कर रही हैं। उम्मीद करते हैं आपको अपरिमेय संख्या के ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि जब किसी भी धन वास्तविक संख्या का, मतलब धनात्मक पूर्णांक का, अगर हम लोग रूट निकालने और वह रूट जो है वो हमें डेसिमल में प्राप्त होने लगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर न हो, मतलब अंदर कोई भी ऐसी संख्या लिखी गई है जो हमें पूर्णांक के रूप में रूट प्रदान नहीं करती है और वो उसका जो वैल्यू प्राप्त होती है वह डेसिमल में प्राप्त होती है, तब ऐसी कंडीशन में हमें जो नंबर्स प्राप्त होते हैं वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के टर्म में प्राप्त होते हैं। और जो नंबर इस टर्म में प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब सर ये हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कौन कौन से नंबर इरेशनल होंगे? लल्ला, इरेशनल नंबर होने के लिए यानी अपरिमेय संख्या होने के लिए करड़ी के अंदर, किसके अंदर? करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर। अब वह चाहे स्क्वायर रूट वाली करड़ी हो, चाहे क्यूब रूट वाली करड़ी हो, क्यूब रूट वाली करड़ी हो, चाहे फोर्थ रूट वाली करड़ी हो, इसी तरह डॉट डॉट कितने भी रूट की करड़ी हो सकती है। मतलब जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं उसके रूप में करड़ी हो, घनमूल निकालते हैं उसके रूप में करड़ी हो, चतुर्थ मूल निकालते हैं उसके रूप में करड़ी हो, तो हम लोग डॉट डॉट इसी प्रकार से कितने भी मूल का अगर रूट आपको दिखाई दे रहा है और उसकी हम वैल्यू डायरेक्टली इंटीजर के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब सभी जो करड़ी दी गई है उसका जो मान आएगा वह डेसिमल में आएगा, और जबकि वह दशमलव में आने लगेगा उसका हम लोग इंटीजर में मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो सारे के सारे जो नंबर होंगे जो करड़ी में लिखे गए रहेंगे वो सभी अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आएंगे। सबको बात समझ में है? हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। अगर पहला एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो हम लोग करड़ी में 2 की चर्चा कर लिए, दूसरा कोई पूछेगा करड़ी में 3 बता दीजिएगा, करड़ी में 4 नहीं आएगा क्योंकि करड़ी में 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2, और 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या कैटेगरी में आ जाएगा। फिर करड़ी में 5 हो जाएगा, फिर करड़ी में 6 हो जाएगा, फिर करड़ी में 7 हो जाएगा, करड़ी में 8 हो जाएगा, करड़ी में 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यानी जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं स्क्वायर रूट वाले, उनमें से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेंगे उसका हम लोग इंटीजर में मान ग्रहण कर लेंगे, इसीलिए वो रेशनल में चले जाएंगे। और उसके अलावा जो भी नंबर शेष बचते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो सारे के सारे अपरिमेय में आ जाएंगे। इसी तरह दूसरा पैटर्न ये स्क्वायर रूट के लिए हो गया। क्यूब रूट, अगर हम लोग पूछे क्यूब रूट 1 तो आप कहोगे सर जी 1 का 1 ही आएगा। अब बताइए अगर यह 1 है, यह 1 है, यह 1 है तो हम लोग इसको 1/1 लिख सकते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है वो तो रेशनल में चली जाएगी, यानी क्यूब रूट 1 जो है वह रेशनल में चला जाएगा। लेकिन क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7 तक, क्यूब रूट 1 से क्यूब रूट 2 से लेके, क्यूब रूट 1 तो रेशनल में चला जाएगा, क्यूब रूट 2 से लेके क्यूब रूट 7 तक अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें जितने भी नंबर प्राप्त होंगे उसमें 3 का जो हम लोग ट्रिपलेट बनाते हैं घनमूल निकालने के लिए वो नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो सारे नंबर डेसिमल में आएंगे। अब डेसिमल में आएंगे इसीलिए ये सारे किसको प्रदर्शित करेंगे? अपरिमेय संख्याओं को। लेकिन अगर यहीं क्यूब रूट 8 रहेगा तो हम लोग 8 का पेयर ट्रिपलेट के रूप में बना नहीं सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो वहां पे बाहर क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आ जाएगा। 8 का घनमूल क्या होता है? 2। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्यूबिक रूट 1 भी अपने आप में क्या था?
क्यूबिक रूट 1 क्या था अपने आप में, रेशनल नंबर, और फिर अगला रेशनल नंबर घनमूल में कहाँ मिलेगा, क्यूब रूट 8, और उसके बीच में जितने आएंगे वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। सबको बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमें अगला घनमूल वाली संख्या बताइए परिमेय में कहाँ मिलेगी। अगर हम लोग क्यूब रूट 27 पे चले जाएं, 27 पे, तो 27 का घनमूल क्या आता है, 3 आता है, वहां पे हम लोगों को मिलेगा। इसका मतलब जिन जिन संख्याओं का ट्रिपलेट के रूप में यानी 3-3 के रूप में पेयर बनता, ट्रिपलेट बनता है, जिसमें हम लोग उसमें से एक निकालते हैं बाहर, वो सभी संख्याएं घनमूल के रूप में जब रहेंगी तब उसको परिमेय कहेंगे। बाकी उसके अलावा जहां पे ट्रिपलेट नहीं बनेंगे वहां पे सबकी वैल्यू डेसिमल में आएंगी, मतलब दशमलव में आएंगी, इसीलिए वे सभी संख्याएं क्या होंगी, अपने आप में अपरिमेय होंगी। सबको बात समझ में आ गई। इसी तरह कोई भी मूल हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है। अगर हम लोग फोर्थ रूट 1 लिख देंगे तो यह 1 आएगा तो रेशनल नंबर रहेगा, लेकिन अगर फोर्थ रूट 2 लिख देंगे तो इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, इसीलिए हम लोग इसको इरेशनल कहेंगे। इसी तरह फोर्थ रूट 3 रहेगा तो इसकी वैल्यू भी डेसिमल में आएगी, तो इसको हम लोग इरेशनल कहेंगे। अगला बताइए कहाँ मिलेगा रेशनल, अगर फोर्थ रूट रहे तो हम लोगों को मिलेगा फोर्थ रूट 16, हमें इसकी वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी, और ये इंटीजर वैल्यू है, इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल हो गया। तो इस प्रकार हम लोग उम्मीद करते हैं जो भी रूट दिया रहेगा, जिस भी प्रकार का रूट दिया रहेगा, जब तक उतना पेयर आपको यानी उतने का क्रम आपको नहीं मिल जाएगा, स्क्वायर रूट में 2 का, क्यूब रूट में 3 का, फोर्थ रूट में 4 का, फिफ्थ रूट में 5 का, सिक्स रूट में 6 का, जब तक आपको जितने रूट दिए गए उतने का आपको नंबर्स का अगर वहां पे ऑर्डर नहीं बनता है, तब तक जितने भी नंबर उस रूट के अंतर्गत आएंगे सारे के सारे इरेशनल होंगे। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं आपको रेशनल और इरेशनल दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों के उदाहरण क्या होते हैं, किस किस प्रकार से इरेशनल एग्जिस्ट कर सकता है, आपको सारी बातें समझ में आ गई। ठीक ना, हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता सकते हैं कि कौन से नंबर जो हम लिख रहे हैं रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। पहला आप लोग हमें करके दिखाएंगे स्क्वायर रूट 16 अपान स्क्वायर रूट 2। दूसरा आप लोग हमें करके दिखाएंगे 15/25। तीसरा आप लोग हमें करके दिखाएंगे स्क्वायर रूट 2 अपान स्क्वायर रूट 16। चौथा आप लोग करके दिखाएंगे, फोर्थ आप लोग करके दिखाएंगे क्यूबिक रूट 125। अगला आप हमें करके दिखाएंगे फोर्थ रूट 16। अगला आप लोग हमें करके दिखाएंगे फिफ्थ रूट 32। अगला आप लोग हमें करके दिखाएंगे स्क्वायर रूट 15। अगला आप लोग हमें करके दिखाएंगे स्क्वायर रूट 24। तो इस प्रकार से आप लोग इतने नंबर्स को हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और अपने कॉपी पे नोट भी कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सा नंबर रेशनल है और कौन कौन सा नंबर क्या है, इरेशनल है। और डेसिमल के आधार पे 2 दे दे रहे हैं, 9वां और 10वां। अगर आपसे कोई कह दे ये बताइए 1.23232323 डॉट, ये रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, और आप एक बता देंगे 2.3 4 5 6 7 8 9 7 6 2 1 3 4 डॉट। इन दोनों नंबर को भी आपको बता देना है कि ये रेशनल की कैटेगरी में आते हैं कि इरेशनल की कैटेगरी में। तो इस प्रकार से रेशनल के बारे में और इरेशनल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे सवाल की चर्चा कर ली, बहुत सारे प्रश्न देख लिए। आप सब लोग इसको अपने कॉपी पे नोट भी कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें आंसर भी बता सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन और इरेशनल नंबर के उदाहरण और प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले रियल नंबर देखे थे। रियल नंबर 2 भागों में बांटे थे, एक आपका रेशनल नंबर था, एक आपका इरेशनल नंबर था। इरेशनल नंबर था, एक परिमेय संख्या थी और एक अपरिमेय संख्या थी। अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ लिए हैं और परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग परिमेय संख्या
को आगे चल के दो भागों में बांटे थे, जिसमें हम लोगों ने पूर्णांक की बात की थी यानी इंटीजर की बात की थी, और उसके बाद हम लोगों ने दशमलव की बात की थी मतलब डेसिमल की बात की थी, डेसिमल की बात की थी। अब उसके बाद हम लोग पूर्णांक में भी तीनों प्रकार के पूर्णांक की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक जीरो इंटीजर होता है और एक आई पॉजिटिव और या जेड पॉजिटिव कह लो, जहलन आपको बताया गया था, धनात्मक पूर्णांक होता है। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम लोग डेसिमल को भी पहले दो भागों में बांटे थे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव। हम आपको बताए थे टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी तरह से कट जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, और जो पूरी तरह से विभाजित नहीं होता उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटे थे, एक रिकरिंग डेसिमल जिसमें हम लोगों की कुछ वैल्यू क्या हो रही थी, रिपीट कर जा रही थी। एक हम लोग पढ़े थे नॉन रिकरिंग में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, इसको हम लोग कहे थे अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और नीचे वाले को हम लोग कहे थे अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। हम लोग इन सारी बातों पे चर्चा कर चुके हैं। हम लोग वहाँ पढ़े थे कि जो नंबर्स यानी जिन नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है मतलब दशमलव प्रसार होता है, जिन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत हो या अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, अशांत हो लेकिन आवर्ती हो। दो कंडीशन, अगर किसी भी नंबर का दशमलव प्रसार या तो शांत रहे मतलब जो लिखी गई फ्रैक्शन है वह पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए यानी शांत हो, और या तो अशांत आवर्ती हो, अगर टर्मिनेट नहीं भी हो रही है तो कुछ अंक क्या करे, रिपीट करे। इन दोनों स्थितियों में अगर कोई नंबर हमें प्राप्त होता है यानी जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत रहे या तो अशांत आवर्ती रहे, तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। लेकिन अगर कोई नंबर इस प्रकार हमें दिया गया है जिसका दशमलव प्रसार हमें, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें अशांत अनावर्ती प्राप्त हो, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या के नाम से जानते हैं यानी इरेशनल के नाम से जानते हैं। हम लोग इन सारी बातों के ऊपर चर्चा कर चुके, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनका फर्दर कोई टाइप नहीं होता है और जीरो पूर्णांक का भी कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन अब हम लोग जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं मतलब जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं वो आगे चल के और ज़्यादा क्लासीफाई होते हैं। अब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर्स को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो नंबर्स आते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, उनको कैसे निरूपित करते हैं, हम लोग इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। चलो अपने कॉपी में अगली हेडिंग लगा लीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो पूर्ण अंक के रूप में होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो पूर्ण अंक के रूप में होता है लेकिन पॉजिटिव होता है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में जानते हैं, मतलब धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और पूर्णांक मतलब पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि इसे या तो आई पॉजिटिव से या तो जेड पॉजिटिव से प्रदर्शित किया जाता है। आई फॉर इंटीजर, जेड फॉर जहलन, इसके ऊपर प्लस लग गया मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखें तो हमको कहाँ प्राप्त होगा, अगर मान लीजिए यहाँ सपोज करिए हमारी स्टार्टिंग पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट 0 है, तो इसके राइट साइड जितने भी पॉजिटिव नंबर्स पाए जाएंगे जो इंटीजर के फॉर्म में होंगे, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आई पॉजिटिव। तो हम आपको बताए थे आई पॉजिटिव कहो या जेड पॉजिटिव कहो वह कहाँ से शुरू होगा, 1 से। ये जो होता है मझला कोष्ठक होता है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। 1 के बाद क्या होगा, 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 5 होगा। नंबर ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक।
और जो हम लोग करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्ठक लगा के ये लिख दिए, इसका मतलब हम लोग इंटीजर का क्या ले लिए, सेट ले लिए। सेट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय। इसकी चर्चा हम लोग 11th में करेंगे। अभी सिर्फ आप लोग इतना जान लीजिए कि अगर हमसे कोई पॉजिटिव इंटीजर का सेट पूछेगा, मतलब सबको एक जगह मिला के कैसे लिखना है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, दोनों तरफ मझला कोष्ठक, करली ब्रैकेट। कौन सा, करली ब्रैकेट। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर जो हमारा होता है, मतलब आई पॉजिटिव या जेड पॉजिटिव होता है, वह कितने भागों में वर्गीकृत होता है। तो आप लोग जानिएगा जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है वह 2 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला होता है नेचुरल नंबर, पहला होता है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। इसी को कभी कभी किताब में केवल प्राकृत संख्या लिखा रहता है। तो अगर प्राकृत संख्या लिखा रहे चाहे प्राकृतिक पूरा लिखा रहे, दोनों का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, नेचुरल नंबर। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या, हिंदी में पूर्ण संख्या। तो हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत होल नंबर पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर के ऊपर, होल नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सब लोग ध्यान से यहाँ तक बातों को नोट कर लें और उम्मीद करते हैं सब लोग सारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और कॉपी पे नोट कर रहे होंगे। और जितने भी आपको क्लास वर्क में ये दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस, आप लोग उनको आराम से लगाते चले जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चाहे प्राकृत संख्या कह लें चाहे प्राकृतिक संख्या कह लें, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हम लोग नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पे आने से पहले आपको हम छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, सब लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके सामने एक बॉक्स रखा गया है, आपके सामने क्या रखा गया है, बॉक्स रखा गया है, एक कोई बॉक्स रखा गया है। उस बॉक्स में अभी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे पूछे बताइए इस बॉक्स में कितनी गेंदें रखी गई हैं, तो आप कहोगे अभी इसमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितनी गेंदें रखी गई हैं। अभी आपको नंबर्स का ज्ञान हो चुका है तो आप यह कह सकते हो कि इसमें गेंदों की संख्या कितनी है, 0 है, सही। लेकिन जब तक शून्य की खोज नहीं हुई थी, अच्छा सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या पढ़ रहे हैं ना, अभी पूर्ण संख्या बाद में आएगी। हम आपको 2 पार्ट बताए, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। अभी हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं, प्राकृत संख्या की, यानी नेचुरल नंबर की चर्चा कर रहे हैं। अभी आप ये मान के उत्तर दीजिएगा कि अभी आपको जीरो के बारे में नहीं पता, अभी जीरो की खोज नहीं हुई, अभी जीरो आगे आएगा। तो अगर आपसे कोई कह दे उस बॉक्स के अंदर बताइए कितनी गेंदें रखी गई हैं, तो आपके पास कोई आंसर नहीं रहेगा, आप नहीं बता पाएंगे कि अभी उसके अंदर कितनी गेंदें रखी गई हैं, क्योंकि अभी तक जीरो की खोज नहीं हुई है। अब लेकिन अगर कोई व्यक्ति आता है और उसमें एक गेंद डाल देता है, एक गेंद क्या कर देता है, डाल देता है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा बताइए उस बॉक्स में कितनी गेंदें हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक के अंकों की खोज बहुत पहले ही हो गई थी, इसीलिए अंक 1 की जानकारी सबको थी, 2 की जानकारी थी, 3 की जानकारी थी, 4 की थी, 5 की थी, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले माना जाता था कि जो अंक होते हैं वह 1 से लेकर केवल 9 तक होते हैं। तो 1 की खोज, 2 की खोज, 3 की खोज, डॉट डॉट 9 तक की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन अभी जीरो की खोज बाकी थी। क्योंकि अगर जीरो की खोज पहली हुई होती तो पूर्ण संख्या हम लोग पहले पढ़ते, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में पहले नेचुरल इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि नेचुरल नंबर जब तक बना था, उसका कंसेप्ट जब तक अस्तित्व में आया था, तब तक जीरो खोज नहीं हुई थी। हमारी बात सब लोग समझ पा रहे हैं। तो जब आप उसमें बता दिए कि उस बॉक्स में एक गेंद है, इसका मतलब काउंटिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं। बताइए काउंटिंग स्टार्ट किस नंबर से हुई, 1 से। अगर एक गेंद उसमें और डाल देगा व्यक्ति, आपसे पूछेगा बताओ कितनी गेंद है, तो आप कितनी बताएंगे, 2। काउंटिंग 2 तक पहुंच गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ाता जाएगा, तो आप ऐसे काउंट करते चले जाएंगे। आप बताइए इसका मतलब गणित में कुछ संख्याएं लल्ला ऐसी हैं जिनका प्रयोग हम लोग किस काम के लिए करते हैं, संख्याओं को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को,
गिनने के लिए करते हैं। मतलब कोई भी गणित में प्रयोग किया जाने वाला ऐसा नंबर जो काउंटिंग नंबर के रूप में प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं की गणना करने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है, उस नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। हमारी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? तो आपसे कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा प्राकृतिक संख्याएं गणित में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्याएं हैं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में या वस्तुओं की गणना करने के लिए किया जाता है, वस्तुओं को काउंट करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग डेफिनेशन लिखिएगा नेचुरल नंबर की। गणित में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्याएं, गणित में प्रयोग की जाने वाली, गणित में प्रयोग की जाने वाली, गणित में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्याएं, गणित में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग, गणित में प्रयोग की जाने वाली ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने या गणना करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जान गए। अब प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है संकेतन हिंदी में, यानी इसका संकेत क्या है, इसको किस संकेत द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग जानिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर्स होता है, उसको हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या को लल्ला किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताएंगे प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से। अब आगे चल के जब जीरो की खोज हो गई तो हमारे नंबर का विस्तार हो गया, हमारे नंबर का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से हुआ था, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। पहले 9 तक माना जाता था प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन जब आर्यभट्ट ने, भारत के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, उन्होंने शून्य की जब खोज कर दी तो नंबर सिस्टम का विस्तार हो गया। अब नंबर सिस्टम लल्ला इतना व्यापक हो गया कि उसमें नंबर सब कितने हैं हम लोग उसकी काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी खत्म नहीं हो सकते। क्योंकि जो भी नंबर आप लास्ट सोचोगे, अगर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आप अगले नंबर में चले जाओगे। सपोज करो 1 करोड़ अगर आखिरी नंबर हो, अगर हम लोग कहें तो क्या 1 करोड़ आखिरी नंबर है, नहीं, 1 करोड़ में अगर 1 जोड़ देंगे तो हम लोग 1 करोड़ 1 तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार जो भी नंबर हमारे दिमाग में आए कि ये आखिरी नंबर है, अगर हम लोग उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हम लोग उसका नेक्स्ट नंबर प्राप्त कर लेंगे। सबको बात समझ में आई? तो इस प्रकार नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। कहां से होती है, 1 से। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। लेकिन कहां तक नेचुरल नंबर जाता है, क्योंकि नंबर कभी खत्म नहीं होता है, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है, इसीलिए हम लोग अंतिम नेचुरल नंबर के बारे में नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग उसको इनफाइनाइट तक जाता हुआ मानते हैं। इनफाइनाइट मतलब एक ऐसा नंबर जितना हम लोग सोच सकते हैं, जितना हम लोग कल्पना कर सकते हैं, उससे भी जो बड़ा नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं। सबको इन्फिनिटिव कहते हैं, इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत कहते हैं। सबको बात समझ में आ रही है? जिसका कभी अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं, यानी जहां तक हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, जिसका कभी अंत ना हो, उसी को हम लोग इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार नेचुरल नंबर को अगर हमें बताना हो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, तो आप बताओगे पहले नेचुरल नंबर का ज्ञान तो है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग का ज्ञान है एक, लेकिन कहाँ तक जाएगा इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, इसीलिए हम लोग उसको इनफाइनाइट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये जो लिख दिया गया मझले कोष्टक के अंदर, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट। सेट का मतलब लल्ला होता है जितना नंबर आएगा उसको अगर हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो हम लोग उसको सेट कहने लगते हैं। सबको बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में देख लिए, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसके बारे में देख लिए, और नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में देख लिए। तो हम लोग सारी बातों को नेचुरल नंबर के अंतर्गत जितनी भी हो सकती थी हम लोग उसको आसानी से समझ पाए कि नेचुरल नंबर कहते किसे हैं। हम एक तुम लोगों को कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है
मतलब I पॉजिटिव या Z पॉजिटिव हम लोग पढ़े हैं पीछे कि वो भी 1 से शुरू होता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर डॉट डॉट वो भी इनफाइनाइट तक जाता है। और अभी हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर के बारे में, जो नेचुरल नंबर होता है वो भी 1 से शुरू होता है, फिर 2, फिर 3, फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछता है क्या नेचुरल नंबर को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहीं आ जाए कि क्या n और Z पॉजिटिव या I पॉजिटिव आपस में बराबर होता है, तो आप वहाँ पे यस कहेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जो वैल्यू n की रहेगी वही वैल्यू इंटीजर की यानी पॉजिटिव इंटीजर की रहेगी, और दोनों की वैल्यू होती क्या है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। सब लोग इसको स्पेसिफिक पॉइंट में, विशेष बिंदु में अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे कि n जो होता है वह Z पॉजिटिव या I पॉजिटिव के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार हम लोग एक और कंसेप्ट समझ पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानने के बाद, और पॉजिटिव इंटीजर का जो पहला पार्ट है नेचुरल नंबर को जानने के बाद हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग होल नंबर के नाम से यानी पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ध्यान से लोग सुनेंगे, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं। हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए मैथमेटिशियन जो थे पुराने समय से, वे लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जब तक शून्य की खोज नहीं हुई थी तब तक उसको किस नाम से जानते थे, प्राकृतिक संख्या के नाम से या काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते थे। लेकिन आर्यभट्ट ने जब शून्य की खोज कर दी तो नंबर का एक्सपेंशन हो गया, नंबर का विस्तार हो गया, और 9 के बाद 10 की संकल्पना, 10 के बाद 11 की संकल्पना, फिर 12 13, फिर डॉट डॉट 20 30 40 50 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे ही जो नंबर सिस्टम था उसका विस्तार हो गया। तो इसका मतलब आर्यभट्ट की खोज के बाद यानी शून्य की खोज के बाद, जैसे ही लल्ला शून्य की खोज हो गई, आर्यभट्ट महोदय ने शून्य की खोज कर दी, उसके बाद जो नंबर्स रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में थी, मतलब संक्षिप्त रूप में थी, केवल 1 से लेकर 9 तक सीमित हो गई थी, अब वो नंबर पूरी तरह से बढ़ गया, विस्तार हो गया, उसमें वृद्धि हो गई, उसका विकास हो गया, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम हमारा एक तरह से कंप्लीट हो गया। मतलब अब किसी चीज की कमी नहीं रही, और चूंकि 0 की खोज होने के बाद नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, संख्या एक तरह से कंप्लीट हो गई, एक्सपेंड हो गई, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संख्याएं वहां से क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसीलिए पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बाद नंबर सिस्टम का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, और नंबर्स के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जान पाए। तो क्यों कहते हैं, सब लोग सबसे पहले इसके बारे में जान पाए। अब इसकी पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ये होती है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या की निष्पत्ति होती है। तो पूर्ण संख्या की निष्पत्ति होती है। पूर्ण संख्या की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। तो जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट थे, अगर उसी में हम लोग 0 को और ऐड कर देते हैं तो जो टोटल नंबर अब निकल के आते हैं उसी को हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है होल नंबर का, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है होल नंबर का, W। जैसे नेचुरल नंबर n से शुरू होता है, मतलब नेचुरल में जो नेचुरल की स्पेलिंग होती है n से शुरू होती है तो उसका रिप्रेजेंटेशन n हो गया। उसी प्रकार होल नंबर की जो स्पेलिंग होती है जो पहले वर्ड की वह W से शुरू होती है तो इसको W से हम लोग निरूपित कर देते हैं। तो होल नंबर कोई पूछेगा कहाँ से किस लेटर द्वारा निरूपित किया जाता है तो आप कैपिटल W बताओगे। और इसके अंदर आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक
इनफाइनाइट तक। तो कोई पूछेगा सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप बताओगे शून्य। सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य। सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य। और सबसे आखिरी कौन सी होती है, नहीं बताया जा सकता। जिस प्रकार अंतिम नेचुरल नंबर के बारे में नहीं ज्ञान हम लोग नहीं बता सकते हैं स्पष्ट रूप से, उसी प्रकार अंतिम पूर्ण संख्या के बारे में भी नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पे भी नंबर्स कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग होल नंबर के अंतर्गत सारे एलिमेंट के बारे में जान गए, जीरो से शुरू होकर कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अब नेचुरल नंबर में जो अवयव आएंगे वह 1 से लेकर अनंत तक आते हैं, और जो होल नंबर में अवयव आते हैं वह 0 से लेकर अनंत तक आते हैं। तो आप लोग बताइए नेचुरल नंबर बड़ा होता है कि होल नंबर बड़ा होता है। आप कहोगे सर जी जो नेचुरल नंबर है वह छोटा होगा किससे, होल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर से छोटा होगा। क्योंकि होल नंबर में एक अवयव एक्स्ट्रा है, क्योंकि होल नंबर में एक अवयव क्या है, एक्स्ट्रा, और वह एक्स्ट्रा अवयव कौन सा है, 0। वह एक्स्ट्रा अवयव कौन सा है, 0। तो इस प्रकार अगर कोई पूछेगा नेचुरल नंबर लल्ला बड़ा होता है कि होल नंबर, तो आप कहोगे होल नंबर बड़ा होता है, नेचुरल नंबर छोटा होता है, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर की अपेक्षा जो एक अवयव 0 है वह एक्स्ट्रा पाया जाता है। सबको पूरी बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम लोग होल नंबर के बारे में भी जान लिए कि होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई, और होल नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं, और नेचुरल नंबर और होल नंबर की कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसमें कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। उम्मीद करते हैं सबको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी कि होल नंबर तक का क्या कंसेप्ट है। आगे हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 2 भागों में बटा, पहले नेचुरल नंबर और फिर होल नंबर। सब लोग ध्यान से कॉपी पे एक बातों को अच्छे से नोट करते जाइएगा। हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिए जिसे n से निरूपित करते हैं, हम लोग होल नंबर के बारे में पढ़ लिए जिसको हम लोग w से निरूपित करते हैं। इसकी शुरुआत 1 से अनंत तक होती है, इसकी शुरुआत 0 से अनंत तक होती है, ठीक है। अब होल नंबर आगे क्लासीफाई नहीं होता है, लेकिन जो नेचुरल नंबर होता है वह आगे भी फर्दर क्लासीफाई होता है। और कितने पार्ट में क्लासीफाई होता है हम आपको बताए थे, 4 पार्ट में क्लासीफाई होता है। पहला कौन सा होता है, इवन नंबर, सम संख्या। दूसरा होता है ऑड नंबर, विषम संख्या। तीसरा होता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। चौथा होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। हम लोग अब देखेंगे होल नंबर आगे क्लासीफाई नहीं होता है, लेकिन नेचुरल नंबर आगे भी 4 भागों में क्लासीफाई होता है, जिसमें हम लोगों को इवन नंबर का अध्ययन करना है, ऑड नंबर का अध्ययन करना है, प्राइम नंबर का अध्ययन करना है और कंपोजिट नंबर का अध्ययन करना है। सबको बात समझ में आ रही है। तो हम लोग अगर इन चारों नंबर के ऊपर बात करें तो सबसे पहले इवन नंबर के बारे में सब लोग हेडिंग डाल लेंगे, इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर हिंदी में सम संख्या। इवन नंबर हम लोग किसे कहते हैं, कोई भी ऐसी संख्या, एक्चुअली कोई भी ऐसी संख्या नहीं, कोई भी ऐसी हम लोग प्राकृतिक संख्या कह लेते हैं। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्या की पार्ट हैं तो हम लोग प्राकृतिक संख्या डेफिनेशन में शामिल करते हैं। कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, उसे सम संख्या कहा जाता है। यानी द नेचुरल नंबर विच इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसको हम लोग सम संख्या के नाम से जानते हैं। किस संख्या के नाम से जानते हैं, सम संख्या के नाम से जानते हैं। अब सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट। हम लोग देख रहे हैं 2-2 का गैप होगा, सम संख्या में कितने का गैप होगा, 2-2 का। नेचुरल नंबर में कितने का गैप होता है, 1-1 का। होल नंबर में कितने का गैप होता है, 1-1 का। लेकिन जो इवन नंबर होता है उसमें कितने का गैप होता है, 2-2 का गैप होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं को किससे निरूपित किया जाता है, ई से। ई फॉर इवन हम लोग कैपिटल ई से निरूपित कर देते हैं। अगर इसका हम लोग सेट बनाना चाहें, एक साथ लिखना चाहें, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 डॉट इस प्रकार। अब एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग कॉपी में अपने नोट कर लेंगे। कोई पूछेगा बताओ 0 जो है
वह इवन नंबर की श्रेणी में आता है कि इवन नंबर की श्रेणी में नहीं आता है। इवन नंबर की श्रेणी में आता है कि इवन नंबर की श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा बताइए, इवन नंबर होने के लिए 2 से विभाजित होना चाहिए। बताइए जीरो जो होता है वह 2 से विभाजित होता है कि नहीं? जीरो जो होता है वह 2 से विभाजित होता है कि नहीं? सब लोग बचपन में नहीं पढ़े हैं? 2 का अगर पहाड़ा हम लोग 0 टाइम्स पढ़ें तो कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। 2 सुनाई सुनना सब लोग कहते हैं कि नहीं? बताओ यहाँ पे शेषफल रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। इस प्रकार से यह भी 2 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो 0 को भी अगर कोई पूछेगा वह इवन नंबर है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे 0 भी एक प्रकार की सम संख्या है, क्योंकि वह भी 2 से क्या हो जाती है? डिविजिबल हो जाती है। तो ये हो गई नॉर्मल डेफिनेशन इवन नंबर की। अगर कोई पहली डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग यही बताएंगे, कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहा जाता है। लेकिन 0 तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 तो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन डिविजिबिलिटी के रूल से हम लोग इसको भी सम संख्या की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे हैं। केवल अगर कोई पूछेगा 0 सम संख्या है कि नहीं, तो आप कहेंगे 0 एक सम संख्या की कैटेगरी में आता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी में 0 की भी क्या होती है? भूमिका होती है। अब अगर हम लोग इवन नंबर की एक दूसरे डेफिनेशन के ऊपर बात करें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कोई भी ऐसी संख्या जो 2n के फॉर्म में पाई जाती है या 2n के रूप में पाई जाती है, 2n के रूप में पाई जाती है, उसे सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। कोई भी संख्या जो 2n के फॉर्म में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। अगर हम लोग n के जगह पे 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, n के जगह पे 1 रख देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रख देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रख देंगे तो 6 आ जाएगा, 4 रख देंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग n की वैल्यू रखते जाएंगे और हमें वैल्यूज इवन नंबर की मिलती चली जाएगी। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 2n के फॉर्म में पाया जाता है उसे इवन नंबर कहते हैं, और या कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या या कोई भी नॉर्मली ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि हम लोग इवन नंबर किसे कहते हैं। एक हम तुम लोग कम्पिटेटिव लेवल की केवल डेफिनेशन बता दे रहे हैं इवन नंबर की, और वो ये ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है। ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होता है। मतलब अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, अगर 0 आ जाएगा तभी भी सम रहेगी, 2 आ जाएगा तभी भी सम रहेगी, 4 आ जाएगा तभी भी, 6 आ जाएगा तभी भी, या 8 आ जाएगा तभी भी। तो हम लोग देखते ही बता सकते हैं, विद इन सेकंड बता सकते हैं कि कोई संख्या हमको न 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत है, न 2n के फॉर्म में देखने की ज़रूरत है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट वाला डिजिट आपको इतना दिखाई दे जाए तो आप कहोगे कि वह नंबर कैसा है? अपने आप में इवन नंबर है। जैसे कोई पूछ ले इतना बड़ा नंबर लिखा गया है, कोई पूछ ले ये नंबर बताइए इवन नंबर है कि नहीं, तो हम लोग केवल इकाई का अंक देख लेंगे, केवल यूनिट डिजिट देख लेंगे। अगर इन जो अंक यहाँ लिखे गए हैं अगर इनमें से आपको दिखाई दे रहा है तो वह इवन नंबर। हम लोग देख रहे हैं इकाई का अंक यहाँ क्या है? 4 है, और इन नंबर में बताइए 4 शामिल है कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे? सम कह देंगे। केवल यूनिट डिजिट देख के भी हम बता सकते हैं कि संख्या सम है अथवा नहीं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 7 6, बताइए ये इवन नंबर है कि नहीं? यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो बताइए अपने आप में कैसा नंबर है? इवन नंबर। ऐसे कोई कह दे 2 3 7 8 9 3 5 6 7 8 2 3 2 4। अब अगर कोई पूछेगा बताइए इतना बड़ा नंबर लिखा गया है इवन नंबर है कि नहीं, तो हम लोग देख रहे हैं लास्ट यूनिट डिजिट 4 है, इसीलिए अपने आप में क्या है? इवन नंबर है। बताइए 200 क्या है? इवन नंबर है। बताइए 426 क्या है? इवन नंबर है। बताओ 6 3 7 8 क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि इन सब के अंत में या तो 0 आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 4 6 8 में से कोई आ रहा है, इसीलिए सारे के सारे नंबर क्या हैं? इवन नंबर है।
तो जो 4 पार्ट थे जिसमें हम लोग पहले इवन के बारे में पढ़ना था, फिर ऑड के बारे में, फिर प्राइम के बारे में, फिर कंपोजिट के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले नंबर के बारे में यानी इवन नंबर के बारे में समझ चुके, उसकी सारी डेफिनेशन देख लिए, उसके एग्जाम्पल को लिख लिए। हम लोग अब वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसीलिए हम लोग इसके आगे के पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और हम लोग वहाँ पे ऑड नंबर के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में और अगर समय रहेगी इसके भी आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे नंबर्स को और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। हमारे छोटे भाई बहन मैथ की सारी बातों को बहुत आसानी से सरल शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे और जहाँ जहाँ आवश्यक होगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ भी सकते हैं और अपने नोट्स को सोलो अच्छे से बनाते जाएंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।